Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19th March 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Raisina Dialogue. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. क्या है रायसीना डायलॉग पहले वो समझते हैं। देखिए, ये एक एनुअल इवेंट है, यानी कि हर साल ये इवेंट कराया जाता है और इस इवेंट को कंडक्ट कराया जाता है न्यू दिल्ली। कंडक्ट कराने वाली एजेंसी का नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ओआरएफ। ओआरएफ कंडक्ट्स दिस एनुअल इवेंट इन एसोसिएशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस रायसीना डायलॉग के अंतर्गत दुनिया भर के एक्सपर्ट्स अलग अलग फील्ड के, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड के हों, बिजनेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी, अलग अलग बैकग्राउंड के एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया जाता है। फिर डिस्कशन की जाती है ऑन इमर्जिंग चैलेंजेस फेस्ड बाय द वर्ल्ड और उस पे एक कंसेंसस से सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश की जाती है। दिस रायसीना डायलॉग वाज स्टार्टेड इन 2016। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस डायलॉग को एनुअली कंडक्ट कराती है ओआरएफ इन एसोसिएशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओआरएफ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। थिंक टैंक मतलब एक इंस्टीट्यूट जो टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करती है, जिसकी मदद से वो सरकार को और बाकी एजेंसीज को, जो गवर्नमेंट बेस्ड एजेंसीज हैं, उनको सजेशन देती है फॉर गुड गवर्नेंस, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग कैसी होनी चाहिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में काम करता है ओआरएफ। इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, नॉन पार्टीसन ऑल्सो, मतलब ऐसा नहीं है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में बात करेगा या अगेंस्ट बात करेगा। ये पार्टीसनशिप से, यानी कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके देश हित में रिसर्च करता है और रिपोर्ट सबमिट करता है। ओआरएफ को बनाया गया था 1990 और वही ये रायसीना डायलॉग एनुअल जियो पॉलिटिकल इवेंट कंडक्ट करवाते हैं। तो वैसे तो फ्रॉम मीडिया या सिविल सोसाइटी बैकग्राउंड के लोगों को भी इनवाइट किया जाता है, बट मेनली स्ट्रैटेजिस्ट्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स के अराउंड होता है रायसीना डायलॉग। ये रायसीना डायलॉग में जो वर्ड है रायसीना, दिस वर्ड हैज कम फ्रॉम रायसीना हिल्स विच इज सीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार के ऑफिस के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है रायसीना हिल्स। तो कभी अखबारों में आपको देखने को मिले ऐसा स्टेटमेंट कि द रायसीना हिल्स रिलीज्ड अ रिपोर्ट या रिलीज्ड अ स्टेटमेंट, तो आप समझ जाना कि ये सिंपली कहना चाह रहा है कि भारत सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। अब रायसीना डायलॉग 2025, यानी कि इस साल का रायसीना डायलॉग अभी चल रहा है न्यू दिल्ली में 17 मार्च टू 19 मार्च। This was started in 2016, that means this year it is going to be 10th edition of Raisina Dialogue. President of New Zealand, Christopher Luxon, is the chief guest of the event. रायसीना डायलॉग ऑफ 2025 का सेंट्रल थीम है काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। इसी रायसीना डायलॉग में बोलते हुए यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गाबर्ड ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट, इट शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड या मिस इंटरप्रेटेड एज अमेरिका अलोन। ऐसा नहीं कि हम चाह रहे हैं कि हम बाकी पूरे दुनिया को दबा करके अकेले आगे बढ़े। सी सिंपली सेड कि अमेरिका फर्स्ट इज लाइक इंडियाज विकसित भारत अप्रोच या नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी इंडियाज फर्स्ट अप्रोच। तो वी वांट एवरीवन टू गेट अलोंग। ऑफ कोर्स अमेरिका वांट्स टू लीड, बट अमेरिका वांट्स एवरीवन टू गेट अलोंग, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस तरीके के ही ये इमेज मैंने बस इसलिए डाला है ताकि आपको समझ आए कि रायसीना डायलॉग में होता क्या है। नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, येट आपको समझना है। इस इमेज की मदद से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ आ रही है कि रायसीना डायलॉग में अलग अलग जो इम्पोर्टेंट पोजीशन को होल्ड करने वाले पर्सनालिटीज होते हैं वो आते हैं और जियो पॉलिटिकल एरियाज पे, स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट्स पे डिस्कशन होती है मेनली। इस डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सुनीता विलियम्स एंड 3 other astronauts returned from space. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. एक बार जरा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस तरीके का एक सैटेलाइट है जो अर्थ से लगभग 400 किलोमीटर की हाइट पे अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में एक हैबिटेबल सैटेलाइट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसको हैबिटेबल सैटेलाइट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर किसी भी वक्त कुछ एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं और रह करके वो रिसर्च कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्मोलॉजी। तो इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हमने कहा एक हैबिटेबल सैटेलाइट एट ए हाइट ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ के अराउंड वो ऑर्बिट करता रहता है कॉन्टिन्यूसली। इसको दुनिया की 5 स्पेस एजेंसीज ने मिल करके बनाया है। यूएस की नासा ने, रसिया की रॉसकॉस्मोस ने, जापान की जैक्सा ने, यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, कनाडा की कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर किसी वक्त 10 से 12 एस्ट्रोनॉट्स हो सकते हैं, बट जनरली 5 से 6 ही रहते हैं उसके अंदर। 10 से 12 तब होते हैं जब अर्थ से नए 5-6 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है और पुराने वालों को बुलाया जाता है। तो ट्रांजिशन के दौरान उसमें 10 से 12 तक मैक्सिमम एस्ट्रोनॉट जो है अकोमोडेट किए जा सकते हैं। तो टाइम टू टाइम अर्थ से इस तरीके के स्पेस शटल्स भेजे जाते हैं जिसमें नए एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है और जो वहाँ एग्जिस्टिंग एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वहाँ से रिटर्न आते हैं। तो ये स्पेस शटल जाता है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉक हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, और फिर जो एग्जिस्टिंग एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इसमें आ जाते हैं और जो यहाँ से अर्थ से गए थे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंतर्गत चले जाते हैं। फिर अनडॉकिंग होती है और वो शटल जो है वापस से अर्थ पे आ जाता है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं इस स्पेस स्टेशन के अंदर और फिर वो रिसर्च करते हैं। जनरली एक एस्ट्रोनॉट जो है वो 6 महीने के आसपास तक वो टाइम स्पेंड करते हैं इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। टाइम टू टाइम जो शटल्स भेजे जाते हैं अर्थ से वो अलग अलग स्पेस एजेंसीज ने बिल्ड किए हैं। जैसे स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन जो नासा के साथ मिलकर के काम करता है, बोइंग का स्टार लाइनर अगेन नासा के साथ काम करता है, सोयूज कैप्सूल्स ऑफ रसिया जो रसिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के लिए काम करता है। तो ये सब स्पेस शटल्स भेजे जाते हैं। जनरली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मेनली यूएस के या रसिया के ही एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं ज़्यादातर। अब करंट सिचुएशन के लिए पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। मैंने आपको बताया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। अब बैकग्राउंड ये है कि दो एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर, इन लोगों ने ट्रैवल किया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए इन जून 2024। पिछले साल ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए। जो प्लानिंग थी उस हिसाब से इन लोगों को बस 1 वीक रहना था, इवन लेस देन 1 वीक रहना था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर। लेकिन जिस एयरक्राफ्ट में इन्होंने ट्रैवल किया दैट वाज बोइंग्स स्टार लाइनर, उसको जाकर के यहाँ डॉक होना था और वापस से इनको लेकर के आना था। उस बोइंग स्टार लाइनर में कुछ टेक्निकल ग्लिचेज डेवलप हो गए, हीलियम लीक होने लगा, थ्रस्टर सिस्टम फेल होने लगे। तो इस कारण से उस स्टार लाइनर में इनका रिटर्न होना, बोइंग के स्टार लाइनर में रिटर्न होना फिर डेंजरस होने लगा, दैट वाज रिस्की। और इस कारण से फिर नासा ने फैसला किया कि इनको थोड़े टाइम और वहां रहना पड़ेगा। The point is कि they went to International Space Station with a plan of staying for about a week, but their stay was extended in unplanned manner because of technical glitches developed in the Boeing Starliner, which was to bring them back. तो बोइंग का स्टार लाइनर तो अर्थ पे उसको बुला लिया गया, बट ये लोग वहीं स्पेस स्टेशन में फंसे रह गए। दे गॉट स्ट्रैंडेड देयर इन अनप्लान्ड मैनर। अब काफी महीनों के बाद, लगभग 9 महीनों के बाद इनको वापस से अर्थ पे बुलाया गया है। तो दूसरा स्पेस शटल भेजा गया, स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन भेजा गया हाल फिलहाल में, जिसकी मदद से सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर हैज बीन ब्रॉट बैक टू द अर्थ अगेन। ये दो तो लौटे ही हैं, साथ ही साथ ये जो स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन था, इसने 2 और एस्ट्रोनॉट्स को इनके साथ वापस लाया है। दे आर निक हेग एंड अलेक्जेंडर गोर्बेनॉव। इतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं। तो बेसिकली नाउ 4 एस्ट्रोनॉट्स हैव रिटर्न, उसमें से 2 का तो शेड्यूल्ड रिटर्न था, निक हेग का एंड अलेक्जेंडर गोर्बेनॉव का। बट ये लोग जो स्ट्रैंडेड थे, काफी लंबे समय से अनप्लान्ड तरीके से फंसे थे स्पेस में, नाउ दे हैव ऑल्सो रिटर्न टू द अर्थ with help of SpaceX Dragon spacecraft, and this has brought their unscheduled journey to the end.
They have returned on the Earth after about 286 days in space, and that makes it the longest, ध्यान से सुनिए, longest but अनप्लान्ड लॉन्गेस्ट स्टे इन द स्पेस। ऐसा नहीं है कि इनसे पहले इतना लंबे समय तक कोई और स्पेस में रहा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये प्रीमिस में यहाँ पे गलती हो सकती है। इससे भी ज़्यादा लंबे समय से एस्ट्रोनॉट्स रह चुके हैं, बट दे वेंट देयर इन प्लान्ड वे। उन्होंने प्लानिंग करके वहाँ गए थे, इतने लंबे समय तक उनको रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिकॉर्ड की बात की जाए कि स्पेस में कौन से एस्ट्रोनॉट्स ने कितना रिकॉर्ड टाइम स्पेंड किया है, तो दो रशियन एस्ट्रोनॉट्स का नाम सामने आता है। सिंगल लॉन्गेस्ट स्टे की अगर बात की जाए तो वैलेरी पॉलिकोव पॉलियको, a Soviet cosmonaut, he stayed there for 438 days at Mir space station। वो मीर स्पेस स्टेशन जो था वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का प्रिकर्सर था, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के स्टैब्लिश किए जाने से पहले जो स्पेस स्टेशन था वो था मीर स्पेस स्टेशन। उसमें वैलेरी पॉलिको ने 438 डेज स्पेंड किया था और उनका सिंगल लॉन्गेस्ट स्टे का रिकॉर्ड है अभी तक। तो as I told you, the Mir space station predated International Space Station. It was functional for about 15 years from 1986 to 2001। अगर ओवरऑल लॉन्गेस्ट स्टे की बात की जाए ब्रेक में, यानी कि अलग अलग जर्नी में, अगर ओवरऑल लॉन्गेस्ट स्टे की बात की जाए तो उसमें नाम आता है ओलेग कोनोकेनोका कोनेंकोका फ्रॉम रसिया। ही कलेक्टिवली हैज स्टेड फॉर अबाउट 1111 डेज अक्रॉस 5 मिशंस। इनका जो आखिरी मिशन था हार्डली 3 4 5 महीने पहले ही कंप्लीट हुआ है। अभी वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लौटे। तो कलेक्टिवली सबसे लॉन्गेस्ट स्टे है ओलेग कोनेकिनो का, और सिंगल लॉन्गेस्ट स्टे है वालेरी पोलेको का। अगर सुनीता विलियम्स या बुच विल्मोर की बात की जाए तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल लॉन्गेस्ट अनप्लान्ड स्टे। अब ये जो अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग स्टे हो गया, इट इज बीइंग सीन एज ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि इससे नासा का कहना है कि जो अब डेटा मिलेंगे दैट विल हेल्प देम टू प्लान फ्यूचर स्पेस मिशंस इन्वॉल्विंग एस्ट्रोनॉट्स। क्योंकि ये अनप्लान्ड मिशन था तो अब इसमें देखना होगा कि ह्यूमन बॉडीज पे क्या क्या असर पड़ा है। हमने एक वीक पहले ही देखा है कि ह्यूमन बॉडीज पे क्या असर पड़ता है जब वो स्पेस में भेजे जाते हैं। तो चूंकि वहाँ ग्रेविटी है नहीं तो बोन डेंसिटी या मसल डेंसिटी कम होने लगती है। प्रेशर है नहीं, ग्रेविटी के कारण जो बॉडी के अंदर वो लोअर साइड में प्रेशर है नहीं, तो ब्रेन के अंदर फ्लूइड ज़्यादा जमा होने लगता है, जिस कारण ब्रेन की फंक्शन खराब हो सकती है या विजन जो है वो इम्पेयर्ड हो सकता है। एक्सटेंडेड स्टे से हार्ट डिजीजेस की प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, प्लस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ने लगता है। तो ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर केस में ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टडी किया जा सकेगा, बिकॉज दे स्टेड इन स्पेस इन अनप्लान्ड मैनर। तो उनके ऊपर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ज़्यादा था कि वो लौटेंगे भी कि नहीं लौटेंगे, एंड दैट इज वाई नासा इज सेइंग कि दिस पर्टिकुलर इवेंट इज गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। नाउ दे आर गोइंग टू स्टडी द इम्पैक्ट of unplanned stay of सुनीता विलियम एंड बुच विल्मोर इन स्पेस फॉर अबाउट 9 months, और उसके बेसिस पे जो इम्पैक्ट होगा वो हेल्प करेगा उनको फ्यूचर में ह्यूमन मिशंस इन स्पेस या बियॉन्ड प्लान करने में। इस टॉपिक डिस्कशन बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अप्रूवल फॉर चंद्रयान 5 and this topic is important from our syllabus GS paper 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो करंट न्यूज ये है कि इसरो के चेयरमैन वी नारायणन साहब ने इन्फॉर्म किया है कि भारत सरकार ने अब लूनर मिशन 5 या चंद्रयान 5 को भी अप्रूवल दे दिया है। तो चंद्रयान 5 जो है वो चंद्रयान 3 की तरह ही मून सरफेस के ऊपर लैंड करेगा और मून सरफेस को स्टडी करेगा। जो चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था इन 2023, उसी की तरह ये मून सरफेस पे लैंड करेगा और स्टडी करेगा। बट चंद्रयान 5 के अंदर जो मून पे जो लैंडर मिशन और रोवर मिशन भेजा जाएगा दैट वुड बी बल्कियर एज कंपेयर टू चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 में जो मून के ऊपर रोवर मिशन भेजा गया था प्रज्ञान, वो सिर्फ 25 केजी का था। एक लैंडर था विक्रम और उस विक्रम से कनेक्टेड प्रज्ञान द रोवर। ये दोनों अभी भी फंक्शनल हैं। चंद्रयान 3 को 2023 में भेजा गया था। तो विक्रम सॉफ्टली लैंडेड ऑन द मून सरफेस और उससे निकल करके आया प्रज्ञान द रोवर, एंड बोथ आर फंक्शनल बट बोथ आर स्मॉलर इन साइज। अगर प्रज्ञान रोवर की बात की जाए तो इसका वेट हार्डली 25 केजी है। वही चंद्रयान 5 में जो रोवर भेजा जाएगा उसका वेट होगा 250 केजी। सो इट विल डू मोर डिटेल्ड स्टडी ऑफ लूनर सरफेस। ये जो चंद्रयान 5 है
इसका दूसरा नाम भी है लूपेक्स मिशन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, एंड चंद्रयान 5 या लूपेक्स मिशन विल बी कंडक्टेड बाय इसरो इन एसोसिएशन विथ जापान स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है जैक्सा। प्रीवियस लूनर मिशंस की अगर बात की जाए, हमने लास्ट वीक भी इससे रिलेटेड देखा था। चंद्रयान 1 वाज सेंट इन 2008। इट वाज एन ऑर्बिटर मिशन, यानी कि इसको ऑर्बिट करना था अराउंड द मून, और इसने मून सरफेस से रिलेटेड कुछ इमेजेस अर्थ पे भेजे, जिसके कारण हमें मून सरफेसेस के बारे में, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में पता चला। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड एग्जिस्टेंस या प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर ऑन मून। तो ये चंद्रयान 1 का सक्सेस था। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर भी था, लैंडर भी था, रोवर भी था। बट चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर तो सक्सेसफुल हुआ, बट लैंडर विक्रम फेल्ड टू लैंड सॉफ्टली, एंड दैट इज वाई लैंडर एंड रोवर मिशन फेल्ड। तो चंद्रयान 2 में जो कमियां रह गई थी उसी को ठीक करने के लिए चंद्रयान 3 भेजा गया इन 2023, जहां पे लैंडर एंड रोवर मिशन था, अगेन विद द सेम नेम विक्रम एंड प्रज्ञान। एंड चंद्रयान 3 was successful in soft landing on moon south pole, that made India the first country to have successful soft landing on moon south pole। और ये तो हो गए अभी तक के जो मिशंस अभी इसरो ने भेजे हैं। उसके अलावा अपकमिंग मिशंस की बात की जाए तो चंद्रयान 4 है, जो 2027 में भेजा जाएगा। इसके अंतर्गत मून से रॉक सैंपल को वापस अर्थ पे लाया जाएगा। एंड चंद्रयान 5, जिसके बारे में अभी हमने देखा, इसमें मून के सरफेस को वापस से स्टडी किया जाएगा इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। तो यू कैन से कि चंद्रयान 5 इज अ डेवलपमेंट ओवर चंद्रयान 3, वैसा ही है, बट इस बार बल्कियर इक्विपमेंट्स भेजे जाएंगे, पेलोड्स भेजे जाएंगे, सो दैट वी कैन डू कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ मून सरफेस। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि इसरो के अभी तक के जो लूनर मिशन है उनका अचीवमेंट बताइए, और जो अपकमिंग लूनर मिशन है उनका पर्पस बताइए। तो एकदम सीधा सीधा प्रश्न है जो हमने डिस्कस किया, उसके बेसिस पे आप ये जवाब आराम से लिख सकते हैं। इफ नीडेड रीड द हिंट्स ऑल्सो एंड देन अटेम्प्ट। Next topic is about National Referral Center for Wildlife. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. एक बार ये करंट डिस्कशन पे आने से पहले रिवाइज कर लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ जूनोटिक डिजीजेस। देखिए, जूनोटिक डिजीज वो डिजीजेज होते हैं जो जानवरों से इंसानों में फैलते हैं। जानवरों में कुछ ऐसे वायरस हों जो उस एनिमल की बॉडी हार्बर कर रही है, बट वहां से फिर वो जब इंसानों में फैलती है तो इस तरह की बीमारियों का आ जाता है जूनोटिक डिजीजेस। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कोविड-19। इट स्टार्टेड फ्रॉम बैट। इसके अलावा सार्स, मर्स, रैबीज, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ जूनोटिक डिजीजेस। अब जूनोटिक डिजीज आर ऑन द राइज दीज डेज। जूनोटिक डिजीजेस कुड बी बैक्टीरियल, वायरल या पैरासाइटिक बेस्ड। अब जूनोटिक डिजीजेस बढ़ रहे हैं इस हाल फिलहाल में, उससे बेस्ड एपिडेमिक या पैंडेमिक हो रहे हैं। इसी कारण से 6 जुलाई को अब वर्ल्ड जूनोसिस डे ऑब्जर्व किया जा रहा है इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट जूनोटिक डिजीजेस। एंड सिंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जूनोटिक डिजीजेस आर ऑन द राइज, इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत सरकार ने फैसला किया है कि वो एक अलग से सेंटर बनाएंगे, नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ, NRCW। दिस नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन जूनागढ़, गुजरात। इस सेंटर का मेन काम ही होगा कि कोई भी जूनोटिक डिजीजेस की स्प्रेड होने की पॉसिबिलिटी को पहले ही स्टडी करे। जानवरों से कोई भी बीमारी अगर इंसानों में फैल सकती है तो उसको पहले ही स्टडी करे। जानवरों में अगर कोई इन्फेक्शन राइज हो रहा है तो उसको स्टडी करे और उसके आउटब्रेक होने को प्रिवेंट करे, यानी कि एपिडेमिक या पैंडेमिक को प्रिवेंट करे। ये नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ को मैनेज करने वाली नोडल एजेंसी होगी सेंट्रल जू अथॉरिटी। उसके अलावा जूनोटिक डिजीजेस के राइज को प्रिवेंट करने के लिए भारत सरकार एक पॉलिसी भी लेकर के आ रही है, नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी। अभी ये हेल्थ पॉलिसी डिस्कस हो रहा है, ड्राफ्ट फॉर्मेट में है, इसको रिव्यू किया जा रहा है। जब ये फाइनलाइज होगा तो इसके अंतर्गत क्या क्या प्रोविजंस होंगे वो हम लोग फिर से देखेंगे। पॉइंट इज कि जूनोटिक डिजीजेस को कर्व करने के लिए एक सेंटर खोल दिया गया है जिसको मैनेज करेगा सेंट्रल जू अथॉरिटी, और एक पॉलिसी भी लाई जा रही है, नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी। अब इसके पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या डिटेल्ड बातें हैं वो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, बट मोटी मोटी बातें कुछ ऐसी सामने आ रही हैं कि इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस सिस्टम लाया जाएगा, डायग्नोस्टिक लैब्स फॉर एनिमल्स डेवलप किए जाएंगे ताकि जूनेटिक डिजीजेस के आउटब्रेक को प्रिवेंट किया जा सके। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मिलर उरे एक्सपेरिमेंट, इट वाज टू डेमोन्स्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ये प्रश्न जो है इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि बिकॉज गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 4,500 नॉट 5,000, 500 विल कम फ्रॉम द कंपनीज। जो
इंटर्न्स को हायर करेंगी। क्रिएटर इकोनॉमी की बात की जाए तो ट्रेडिशनल मीडिया कंपनीज आर चर्निंग आउट, दे आर नॉट कंट्रोल, दे आर नॉट इन कंट्रोल बट दे आर लूजिंग स्पेस। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी पहला और दूसरा सही है। पीएम युवा स्कीम में अगेन थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज अंडर 30 ऑथर्स विल बी सपोर्टेड अंडर दिस स्कीम। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।